हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और आ जाओ जल्दी से ताकि हम लोग करें अपने टॉपिक को शुरू। हाँ जी, तो देखो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा चल रहा है, बीएड फर्स्ट ईयर का। बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा पेपर है, बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा पेपर थर्ड है वो हमारा चल रहा है। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड चल रहा है और इसका जो हमारी यूनिट है ना, यूनिट वो हमारी चल रही है जी फोर्थ। यूनिट कौन सी चल रही है? फोर्थ, जिसमें कल हमने क्या कर लिया था, मूल्यांकन के बारे में कल हमने किया था कि यानी कि जो ई वैल्यूएशन है वो कैसे किया जाता है, मूल्यांकन जो है वो कैसे किया जाता है और छात्रों का जो मूल्यांकन है वो क्यों ज़रूरी है, किस प्रकार इसको किया जाता है, इसके क्या लाभ है, मूल्यांकन के क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हमने कल सारी बात कर ली थी। आज किसके बारे में बात करते हैं? आज हम बात करते हैं मूल्यांकन के उपकरण के बारे में, यानी कि जो मूल्यांकन है वो किया कैसे जाता है। पहले तो हमने ये जाना कि मूल्यांकन जरूरी क्यों है, मूल्यांकन क्यों जरूरी है, मूल्यांकन का आवश्यकता क्या है, मूल्यांकन का महत्व क्या है। और आज हम बात किसके बारे में करेंगे कि जो मूल्यांकन है वो किया कैसे जाता है, मूल्यांकन के जो उपकरण होते हैं, जो टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, कि मूल्यांकन जो है वो किया कैसे जाता है और इसके जो टूल्स होते हैं, जो उपकरण होते हैं, वो मूल्यांकन के कौन कौन से उपकरण होते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो देखो बात कर लेते हैं कि एक मिनट, हाँ जी, कि मूल्यांकन उपकरण के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? मूल्यांकन के उपकरण के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक मिनट थोड़ा सा सेट कर लें। हाँ जी, मूल्यांकन के उपकरण के बारे में बात करते हैं कि उपकरण का मतलब क्या होता है। उपकरण, उपकरण का मतलब होता है टूल्स। क्या मतलब होता है? टूल्स होता है। कि मूल्यांकन के उपकरणों से क्या अभिप्राय है, उन तरीकों से है या उन प्रणालियों से होता है जिसके माध्यम से कोई अध्यापक यह जांच करता है। ये कहता है कि जो मूल्यांकन का जो उपकरण है, मूल्यांकन का जो टूल्स है, उसका अभिप्राय है जो है वो उन तरीकों से या उन प्रणालियों से होता है जिसके माध्यम से कोई अध्यापक यह जांच करता है कि उसके छात्र अधिगम प्राप्ति में कहाँ तक सफल रहे हैं। ठीक है ना, कोई अध्यापक यह जांच करता है कि जो उसके छात्र हैं, उसके जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो अधिगम को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रहे हैं और कहाँ तक उन्हें अधिगम में कठिनाई आई है। कहाँ तक तो वो सफल रहे हैं और कहाँ तक उन्हें क्या आई है, कठिनाई आई है, अथवा उनके अधिगम में कमी रह गई है। ठीक है ना, कहाँ पर उनको कठिनाई आई और कहाँ पर कमी रह गई। क्या बात है कि उन तरीकों से, उन प्रणालियों से मतलब है, उपकरण का मतलब कि कहाँ, जहाँ अध्यापक ये जांच करता है कि कहाँ तो अधिगम में सफल रहे हैं और कहाँ उनके अधिगम के अंदर कठिनाई आई है या उनके अधिगम में कोई कमी रह गई है। ठीक, मूल्यांकन के जो उपकरण है वो कौन कौन से होते हैं? एक तो वो लिखित परीक्षाएं होती हैं, रिटन जो टेस्ट है वो होते हैं, या फिर मौखिक परीक्षा ओरल जो है एग्जाम वो होते हैं, या निरीक्षण अथवा अवलोकन या ऑब्जर्वेशन शामिल होता है। या क्या शामिल होता है? ऑब्जर्वेशन शामिल होता है। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं हम लोग लिखित परीक्षा के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? लिखित परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, ठीक, तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? लिखित परीक्षा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, कि जो लिखित परीक्षाओं के अंदर, जो लिखित परीक्षा होती है उसके अंदर प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी जो है वो किसके रूप में देता है? लिखित रूप में देते हैं। प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी देते हैं लिखित रूप में, यानी कि जो रिटन टेस्ट लिया जाता है, फिर अध्यापकों द्वारा इन लिखित उत्तरों को अंक दिया जाता है। यही बात होती है ना, स्कूल के अंदर यही बात होती है कि बच्चों से जो है लिखवाया जाता है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे लिखित रूप में उसका उत्तर देते हैं। फिर अध्यापक क्या करते हैं, जो लिखित उत्तर है उनको अंक देकर उनका मूल्यांकन करते हैं। लिखित परीक्षाएं मुख्य 3 प्रकार की होती है। लिखित जो परीक्षाएं हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है निबंधात्मक परीक्षाएं। एक तो कौन सी होती है? निबंधात्मक परीक्षाएं।
एक होते हैं लघुतरात्मक परीक्षाएं और एक होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। 3 प्रकार की होती है। एक तो निबंधात्मक। निबंधात्मक का मतलब हमें समझ में आ गया कि जहां पर ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, जहां पर प्रश्न कैसे होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो कौन सी होती है, वो निबंधात्मक होती है। अगर हम लघु उत्तरात्मक की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर होते हैं, छोटे। और वस्तुनिष्ठ कौन सी होती है, जहाँ पर ऑप्शनल होते हैं, जहाँ पर क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। तो देखो जो निबंधात्मक परीक्षाएं हैं, इस प्रकार की परीक्षाओं में क्या किया जाता है, प्रश्नों की रूपरेखा को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि बच्चे उनका विस्तृत रूप से उत्तर दे सके। जैसे प्रश्न ये पूछ लिया कि मेरा प्रिय प्रधानमंत्री, अब प्रश्न तो केवल इतना ही पूछा कि मेरा प्रिय प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन इसके बारे में बच्चे को जो उत्तर देना होगा वो विस्तृत रूप में देना होगा। बच्चा डिटेल में बताएगा, वो 4 या 5 पेज के अंदर बता देगा बच्चा, ठीक है ना। या फिर जैसे आपसे पूछा जाता है, आपके एग्जाम, आपका जो एग्जाम होता है वो निबंधात्मक ही तो होता है, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर 16 नंबर का क्वेश्चन आता है और आपसे ये पूछ लिया कि फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया विश्लेषण क्या है। आपसे क्या पूछ लिया कि जो फ्लैंडर्स का अंतःक्रिया जो विश्लेषण पद्धति है वो क्या है। तो ये प्रश्न पूछकर फिर आपको उत्तर लिखने के लिए आपको क्या छोड़ा जाएगा, स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा कि आप इसका उत्तर जितना जी चाहे उतना लिख सकते हो। तो ये जो प्रश्न है आपका 16 नंबर का आपसे पूछ लिया, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे कि क्योंकि जो आपकी नंबरिंग है वो 16 नंबर की होगी, जो आपको नंबर दिए जाएंगे वो कितने नंबर के, 16 नंबर दिए जाएंगे। तो आप इसको विस्तृत रूप में लिखेंगे। आप इसको किस में लिखेंगे, डिटेल में लिखेंगे। इन परीक्षाओं में बच्चा स्वतंत्र रूप से उत्तर दे सकता है। इन परीक्षाओं में बच्चा क्या होता है, उत्तर देने के लिए स्वतंत्र होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि आपको स्वतंत्र छोड़ा जाएगा कि अब आपका इसका उत्तर जो है वो दे सकते हो। तो स्वतंत्र रूप से इसका उत्तर देता है बच्चा। अगर चाहे तो उत्तर लिखते समय उसमें अपने कल्पनाओं या भावनाओं का भी प्रयोग कर सकता है ना। मैं आपको बोलती हूँ ना कि आपने एज इट इज यानी कि डिट्टो नहीं लिखना, आप इसके अंदर अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, कुछ काट सकते हो, कुछ छांट सकते हो, अपनी तरफ से भी इसके अंदर नई नई बातों को ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चा इसके अंदर क्या करता है, उत्तर लिखते समय अपनी कल्पनाओं का या भावनाओं का भी समावेश कर सकता है, अगर वे प्रश्न के अनुकूल है तो। ऐसे थोड़ी ना कि आपसे प्रश्न तो फ्लैंडर्स का पूछा जा रहा है और आप बता रहे हो थॉर्नडाइक के बारे में, यानी कि आप इररिलेवेंट बात नहीं करोगे, जो उससे रिलेट करती है बात उसी के बारे में कल्पना कर सकते हो, ठीक है ना। जो बात उससे रिलेट करती है आप उसी के बारे में केवल कल्पना कर सकते हो, जो बात रिलेट नहीं करती उसके बारे में आप लोग कल्पना नहीं कर सकते भाई, ठीक। तो जो रिलेवेंट है उसी को आप बताओगे। इन प्रश्नों में वे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर बच्चा निबंध की तरह देता है। निबंध जैसे मैंने आपको बताया ना कि ऐसे होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे होता है। ऐसे कौन सा, जैसे आप प्रिय प्रधानमंत्री बताओ या सुबह की सैर के बारे में बताओ, है ना, या फिर मेरा विद्यालय का ऐसे दे दिया। तो इन प्रश्नों का उत्तर बच्चा निबंध की तरह देता है। जैसे आप दोगे, आपके पेपर में 16 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा आप उसका उत्तर कैसे दोगे, आप उसका उत्तर निबंध के रूप में दोगे भी। उसका उत्तर कैसे दोगे, निबंध के रूप में आप उसका उत्तर दे दोगे, यानी कि लंबा चलेगा वो। और जैसे 16 नंबर के प्रश्न आपकी ही बात आ गई आगे, है ना, आपकी ही जो बात है वो आगे आ गई, यानी कि जो 16 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, वो नंबर के जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। इन परीक्षाओं से बच्चों के विषय संबंधी ज्ञान की जांच की जा सकती है, यानी कि बच्चों को विषय का कितना ज्ञान है, ठीक है ना। आप पेपर 3rd की तैयारी कर रहे हो, बीएड के पेपर 3rd की तैयारी कर रहे हो, इससे संबंधित आपका ज्ञान कितना है आप इसके बारे में बताओगे, यानी कि विषय संबंधी ज्ञान की जो चर्चा है वो बालक की जाती है, ठीक। उसके बाद अगला है हमारा निबंधात्मक जो परीक्षाएं हैं, इनके गुण क्या है, यानी कि इनके लाभ क्या क्या है। जो निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं उनके गुण क्या हैं, उनके लाभ आपके क्या क्या हैं। तो देखो, इन परीक्षाओं के द्वारा छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास होता है ना। अब आप 16 नंबर के प्रश्न में डिट्टो थोड़ी ना लिख कर आओगे, जैसा आपको मैं बोर्ड पर करवा रही हूँ डिट्टा थोड़ी ना लिखा जाएगा। आप इसके अंदर कुछ भूल जाओगे, कुछ याद रहेगा, कुछ कल्पना का प्रयोग करोगे। ये तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जा रहा है,
ये तक जो कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर करवाया जा रहा है। बाकी लिखना आपको है, आप कैसे लिखते हो, आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, कितने आप कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लिखना आपने है इसके अंदर। तो बच्चे के एक तो कल्पना शक्ति का विकास होता है, एक तो बालक की कल्पना शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। दूसरा, बच्चे के मानसिक विकास का पता लगाया जा सकता है, यानी कि बच्चे की जो बुद्धि है, बच्चे की जो बुद्धि है उसका विकास कितना हो गया, इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक, फिर बच्चों को विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। आपको अपने विचार प्रकट करने हैं, आपको क्या प्रकट करने हैं, अपने विचार प्रकट करने हैं, तो विचारों की अभिव्यक्ति की क्या मिलती है, बालक को स्वतंत्रता मिल जाती है। ठीक, फिर इन परीक्षाओं में समय व खर्च कम लगता है। एक तो समय कम लगता है, एक तो क्या लगता है, समय कम लगता है, और दूसरा खर्च जो है, खर्चा भी कम होता है। ये परीक्षाएं बच्चों में रचनात्मकता का विकास करती है, यानी कि बच्चों के अंदर क्या करती है, क्रिएटिव, बच्चों को क्या बनाती है, क्रिएटिव बनाती है। ठीक है ना, ये परीक्षाएं बच्चों को क्या बनाती है, क्रिएटिव बनाती है। ठीक, इन परीक्षाओं द्वारा बच्चे की रुचि का भी पता चलता है कि बच्चे की रुचि किस विषय में ज़्यादा है और किस प्रकार की बच्चे की इसके अंदर रुचि है। ठीक, फिर देखो इनके दोष क्या क्या हैं। अभी तो हमने इनके फायदों के बारे में, गुण के बारे में बात की कि बच्चे को रचनात्मक बनाता है, रुचि का विकास होता है, बच्चे की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पता चलता है। ठीक है ना, बच्चे को लिखने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। ये सारी बातें हमें पता चल गई, लेकिन इसके कुछ दोष भी होते हैं। इसके दोष क्या है कि इन परीक्षाओं में विश्वसनीयता का अभाव होता है। ठीक है ना, विश्वसनीयता नहीं होती क्योंकि इनमें परिणाम समान नहीं होते। अगर एक ही टॉपिक दे दिया जाए 10 बच्चों को लिखने के लिए, एक ही टॉपिक अगर 10 बच्चों को लिखने के लिए दे दिया जाए तो उनके परिणाम जो है वो एक जैसे नहीं आएंगे। कोई बच्चा किसी प्रकार लिखेगा, कोई बच्चा किसी प्रकार लिखेगा। अच्छा, ये भी होता है, अगर आप एक बच्चे को एक टॉपिक लिखने के लिए दे दो, बच्चा एक ही है, बच्चा कितना है, एक ही है, एक बच्चे को एक टॉपिक लिख दो, फिर दोबारा उसको 10 दिन बाद वही टॉपिक लिखवाओ, फिर उसके बाद 20 दिन बाद फिर वही टॉपिक लिखवाओ, तो बच्चा सेम नहीं लिखेगा। बच्चा जो है वो सेम नहीं लिखेगा। जैसे आज मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये वाला जो टॉपिक है, जो मूल्यांकन के उपकरण है, मूल्यांकन के टूल्स है, ये मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ। और अगर इसी को मेरे को दोबारा हफ्ते बाद पढ़ाने के लिए कहा जाए तो मैं सेम टू सेम वर्डिंग थोड़ी ना रिपीट करूँगी। उसके अंदर हो सकता है कुछ ऐड कर दूँ, हो सकता है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें से कुछ काट दूँ। तो सेम टू सेम कभी भी ऐड नहीं होता, कुछ काट दिया जाता है, कुछ बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मतलब जो इनमें विश्वसनीयता नहीं होती है ना, इसके अंदर रियलिटी नहीं होती। अब एक ही बच्चे को आप अलग अलग दे दोगे कि आज बच्चे ने लिखा, 10 दिन बाद फिर वही लिखवाया, 4 दिन बाद फिर वही लिखवा लिया, तो बच्चे के अंदर जो विश्वसनीयता है ना, वो बच्चे के अंदर नहीं होगा। ठीक है ना, वो बच्चे के अंदर नहीं होगी। उसके बाद ये जो परीक्षाएं हैं वो रट्टा प्रवृत्ति पर बल देती है, यानी कि बच्चे को एक रट्टू तोता बना देती है। बच्चे को क्या बना देती है, एक रट्टू तोता बना देती है। तो ये रटने के ऊपर बल देती है। बच्चे प्रश्न का उत्तर रट्टा लगाकर याद करते हैं, क्योंकि जो 16 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, इतना बड़ा प्रश्न लिखने के लिए बच्चा क्या करेगा, उस प्रश्न का रट्टा लगा लेता है ना। बच्चा क्या करता है, उस प्रश्न का रट्टा लगा लेता है। तो ये रट्टे पर बल देती है। उसके बाद इनमें अधिक समय व श्रम की आवश्यकता होती है। टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। एक तो समय भी ज़्यादा लगता है और श्रम यानी कि जो मेहनत है ना, मेहनत वो भी क्या लगती है, ज़्यादा लगती है। समय भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। इन परीक्षाओं का जो मूल्यांकन करने में समय अधिक लगता है। जब टीचर इनका मूल्यांकन करेगा यानी कि इवैल्यूएशन करेगा, तो उसको क्या लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 16 नंबर का क्या है, क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन है। जब टीचर उसको चेक करेगा तो चेक करने के अंदर जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, चेक करने में टाइम क्या लगेगा, वो भी ज़्यादा लगेगा। यह सभी विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है, यह सभी बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी विद्यार्थी जो है वो पढ़ने में निपुण नहीं होते।
ठीक है ना। यह सभी बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो सभी बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने के लिखने में निपुण नहीं होते। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सुना तो देते हैं, लेकिन जब वो लिखते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारा मैटर छोड़ देते हैं। तो जो सभी बच्चे होते हैं वो लिखने में निपुण नहीं होते, लिखने के अंदर बिल्कुल एक्यूरेट वो नहीं लिख पाते। ठीक, क्लियर? क्लियर है क्या? चलो जी, अब आगे चलते हैं। हाँ जी, देखिए, इन परीक्षाओं में विद्यार्थी आगे कहता है कि इन परीक्षाओं में जो विद्यार्थी है वो अनुमान द्वारा उत्तर देते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल सही सटीक उत्तर ना देकर कई बार बच्चा क्या कर लेता है, अनुमान लगा लेता है। इन परीक्षाओं में क्या कहा गया, जो विद्यार्थी है, जो बच्चा है, वो उत्तर कैसे देता है, वो अनुमान लगाकर उत्तर देता है, जो कि विश्वसनीय नहीं होता। कैसे उत्तर देता है? अनुमान लगाकर उत्तर देता है, जो कि विश्वसनीय नहीं होता। आगे जो प्रश्नों की जो भाषा है वो स्पष्ट नहीं होती, और विद्यार्थी यह अनुमान लगाने में सफल नहीं होते कि उन्हें उत्तर कितनी गहराई से देना है। कई बार क्या होता है कि जो प्रश्न है, प्रश्न तो पूछ लिया जाएगा 16 नंबर का, लेकिन वो जो प्रश्न है वो ऐसा है कि बच्चा उसको 10 नंबर से ज्यादा नहीं लिख पाता। तो मतलब प्रश्नों की भाषा भी स्पष्ट नहीं होती कि क्या पूछा जा रहा है। कई बार 4 नंबर में ऐसा अजीब सा प्रश्न पूछ लेता है कि बच्चा सोचता है कि इसको 4 नंबर का मैं लिखूं तो लिखूं कैसे, क्या काटूं और क्या छाटूं। कई बार 16 नंबर में ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि बच्चे के वहां भी समस्या बाहर बात हो जाती है। तो प्रश्नों की भाषा स्पष्ट नहीं होती, और भाषा स्पष्ट न होने के कारण बच्चा ये नहीं समझ पाता कि कितनी गहराई से उसका उत्तर देना है। ठीक, चलो जी आगे चलते हैं। फिर आगे है निबंधात्मक परीक्षा में सुझाव क्या है, यानी कि इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। आप अभी निबंधात्मक परीक्षा को पढ़ रहे हो, इसके अंदर सुधार क्या क्या किया जा सकता है। तो इसके अंदर सुझाव क्या क्या है। ऐसी परीक्षाओं में प्रश्नों का विस्तार होना चाहिए, मतलब प्रश्न जो है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, प्रश्न जो है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर और सही तरीके से पूछा जाना चाहिए, ताकि बच्चे को ये, एक मिनट, हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे कि ऐसी परीक्षाओं में प्रश्नों का विस्तार होना चाहिए, कि प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो किस प्रकार का पूछा जा रहा है और बच्चे को उसका उत्तर क्या देना है। तो प्रश्नों का विस्तार होना चाहिए। प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार करने चाहिए, यानी कि जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी कैरिकुलम है, उसको ध्यान में रखकर जो क्वेश्चन पेपर है वो तैयार किए जाने चाहिए। उसके बाद प्रश्न अधिक संख्या में लिखे जाए, ज़्यादा संख्या में प्रश्न होने चाहिए, है ना। फिर देखो, वस्तुनिष्ठ छोटे उत्तरे वाले प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए। प्रश्न पत्र, यानी कि प्रश्न पत्र है वो सारा एक जैसा ना बनाया जाए, एक ही पैटर्न पर आधारित ना हो। होना क्या चाहिए कि जो छोटे उत्तर वाले प्रश्न है, यानी कि जिनका उत्तर आप MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, या फिर मिलान कीजिए, इस तरह के प्रश्न ज़्यादा होने चाहिए। ये नहीं कि आपसे सारा ही पेपर 16-16 नंबर का लिया जा रहा है, उसके अंदर बच्चा बोर हो जाता है लिखते लिखते, और बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि वो कितना क्या और कैसे लिखे और किस प्रकार इस पेपर को अब पूरा करना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि जो छोटे उत्तरों वाले प्रश्न है, इनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। प्रत्येक प्रश्न में जिन बातों का उत्तर वांछित है, यानी कि जरूरी है, उनको स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। यानी कि अगर आपने ये पूछ रहे हो कि थोर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में बताएं, और आप ये चाहते हो कि थोर्नडाइक के जो सिद्धांत है उसके जो गौण और मुख्य सारे नियम बच्चा लिख दे, तो आप ये प्रश्न के अंदर डिफाइन कीजिए कि थोर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में बताएं और इसके मुख्य और गौण नियमों के बारे में भी बताएं, तभी बच्चा बता पाएगा। आप पूछना चाहते हो कि बच्चा गौण नियम और मुख्य नियम बता दे, लेकिन आप उसको पूछ ही नहीं रहे, प्रश्न के अंदर उस बात को आप ऐड ही नहीं कर रहे, तो कई बार बच्चा उस बात को नहीं बताता। कई बार बच्चा क्या करता है, उस बात को नहीं बताता, और वहां से टीचर क्या कर लेता है, बच्चे के नंबर को कट कर लेता है, बच्चे के नंबरों को क्या कर लेता है, कट कर लेता है। ठीक है,
उसके बाद बात है कि जो निबंधात्मक परीक्षाएं होती हैं उनके साथ साथ लघु उत्तर और वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को भी जोड़ना चाहिए। ये नहीं कि आप सारा ही पेपर ऐसे टाइप का ले रहे हो, उसके साथ लघु उत्तर यानी कि जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन है या जो 2-2 नंबर के प्रश्न है वो भी जोड़े जाने चाहिए। और साथ में जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं यानी कि जिनको आप एमसीक्यूज कहते हो, तो एमसीक्यूज भी इसके अंदर जोड़े जाने चाहिए। ठीक है ना, इसके अंदर एमसीक्यूज भी जोड़े जाने चाहिए। ऐसे प्रश्न पत्रों का निर्माण करने वाला व्यक्ति तथा परीक्षक एक ही व्यक्ति होना चाहिए। कहते हैं कि इस तरह का जो प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा, इस तरह के जो प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा, ऐसा एक ही व्यक्ति होना चाहिए जिसने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ हो। ठीक है ना, ऐसा एक ही व्यक्ति होना चाहिए जिसने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो बनाया हो। ठीक है, फिर परीक्षाओं का जो आयोजन है, जो परीक्षाएं होती हैं उनका जो आयोजन है ऐसे समय करना चाहिए ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना ही अधिक सर्दी हो। देखो, ज़्यादा सर्दी में भी लिखा नहीं जाता। अगर सर्दी ज़्यादा हो तो बच्चे से लिखा नहीं जाएगा, ये बात पक्की है। अगर आपका पेपर दिसंबर लास्ट या जनवरी में लिया जाता है तो आप ज़्यादा नहीं लिख पाओगे, थोड़ा लिख पाओगे, क्योंकि हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं। और अगर ज़्यादा गर्मी हो, लगातार पसीना आ रहा हो, पसीना बह रहा हो लगातार, तब भी पेपर करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप बच्चे से निबंधात्मक परीक्षा ले रहे हो तो ना तो ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए और ना ही वहाँ पर ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए। ज़्यादा गर्मी में या ज़्यादा सर्दी में इस प्रकार की परीक्षाओं का जो आयोजन है वो नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, वे स्वाभाविक होनी चाहिए, यानी कि नेचुरल होनी चाहिए। भाषा एक तो सहज हो, एक सरल हो और एक स्वाभाविक हो। आसान भाषा में पेपर लेना चाहिए। ठीक, प्रश्न पत्र में दिए गए सभी प्रश्न अनिवार्य होने चाहिए कि जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, प्रश्न पत्र के अंदर जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, अनिवार्य होने चाहिए, कंपलसरी होने चाहिए। उसके बाद क्या कहता है कि जो निबंधात्मक परीक्षाएं हैं उनमें प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए ताकि विद्यार्थी उनका अलग से अर्थ न निकाले। ठीक, प्रश्न इस स्तर के होने चाहिए कि विद्यार्थी उनका उत्तर आसानी से दे सके। प्रश्न जो है वो किस स्तर के होने चाहिए कि जो विद्यार्थी है वो उनका उत्तर आसानी से दे सके। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब बात करते हैं नंबर 2 पर। अभी तो हमने ऐसे टाइप क्वेश्चन के बारे में बात की और अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। लघु उत्तरीय परीक्षाओं में, ठीक है ना, किसके ऊपर बात करते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो लघु उत्तरीय परीक्षा होती है यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप एग्जामिनेशन होता है, उनके अंदर पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा यानी कि ऐसे टाइप, यानी कि क्या है, ऐसे टाइप प्रश्नों की अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं। ये शॉर्ट आंसर है। देखो, नाम से पता चल रहा है शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा। जैसे भारत में प्राथमिक विद्यालयों का महत्व बताइए। अब ये बताओ 4 नंबर का बनेगा, उसके ऊपर तो बनेगा नहीं। ये प्रश्न केवल 4 नंबर का बनेगा। इस तरह के प्रश्न होते हैं। भारत में जो प्राथमिक विद्यालय है ना, उनका महत्व बताना है। फिर शिक्षक के गुण बताइए, छोटा प्रश्न बनेगा। भारत में शिक्षा के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। संक्षिप्त का मतलब छोटे रूप में टिप्पणी देनी है कि भारत में शिक्षा का विकास कैसे हो रहा है। ऋतु परिवर्तन के क्या कारण होते हैं, स्पष्ट करें। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कितने नंबर के, वो 4-4 नंबर के बन जाते हैं। ये छोटे प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न क्या होते हैं, छोटे होते हैं। उसके बाद इस प्रकार के प्रश्न मौखिक परीक्षाओं में प्राय पूछे गए हैं। मौखिक माना ओरल एग्जामिनेशन। मौखिक का मतलब क्या होता है, ओरल एग्जामिनेशन। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो मौखिक परीक्षाओं में यानी कि ओरल एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, लेकिन लिखित परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछने का प्रचलन आज की विचारधारा है। ठीक है ना, लिखित परीक्षाओं के अंदर भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
इन सभी परीक्षाओं का प्रयोजन निबंधात्मक परीक्षा के दोष दूर करता है। यह कहता है कि पेपर में केवल एक ही टाइप के प्रश्न नहीं होने चाहिए कि आपसे केवल ऐसे टाइप क्वेश्चन या बच्चों से पूछ रहे हो, उसके अंदर जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो भी बालक से पूछे जाने चाहिए। उसके बाद लघु परीक्षाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है ना, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो इन परीक्षाओं में निबंधात्मक की अपेक्षा अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो नेचुरल सी बात है, अगर आप बच्चे से निबंधात्मक पूछोगे तो वो तो 4 या 5 से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा बच्चा 3 घंटे में लिख भी नहीं सकता। 4 या 5 प्रश्नों से ज़्यादा जो उत्तर है, 4 या 5 प्रश्नों से ज़्यादा जो उत्तर है वो बच्चा 3 घंटे में लिख भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो इनके अंदर निबंधात्मक की अपेक्षा ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर व्यापकता का गुण होता है। व्यापकता मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ऐड हो जाएंगे तो व्यापक तो अपने आप बन जाएगा। प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर बनाए जाते हैं। प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर, अब मान लो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 12 लेसन है, बच्चे के किताब में लेसन क्या है 12, तो 12 के 12 लेसन में से क्वेश्चन लिए जा सकते हैं अगर छोटे पूछेंगे तो। अगर हम ऐसे टाइप पूछेंगे तो 12 में से 4 लेसन में से लिए जाएंगे, बाकी क्यों रह जाएंगे। तो जितना भी पाठ्यक्रम है, जितना भी पाठ्यक्रम होता है, कैरिकुलम होता है, उस पर प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक, छात्रों को सारा पाठ्यक्रम याद करना होता है। जो छात्र जितनी अधिक जानकारी रखेगा वह अधिक प्रश्नों का उत्तर दे देगा, नेचुरल सी बात है। इस प्रक्रिया में वर्गीकरण करना आसान होगा। इस प्रक्रिया में जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। विभेदकारिता का गुण इन परीक्षाओं में पाया जाता है। विभेदकारिता मतलब अलग अलग करने का जो गुण है वो इन परीक्षाओं में पाया जाता है। अब इसके गुणों की बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या गुण होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों की विश्वसनीयता ज़्यादा होती है क्योंकि इनके उत्तर लगभग निश्चित होते हैं। अगर 4 नंबर का प्रश्न होता है तो इसके जो उत्तर है ना वो लगभग क्या होते हैं, वो लगभग निश्चित ही होते हैं। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, इनके अंदर जो विश्वसनीयता है वो ज़्यादा होती है। सही चल रही है क्या, देखा ना, जो विश्वसनीयता है वो ज़्यादा होती है क्योंकि इनके जो उत्तर होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, लगभग निश्चित ही होते हैं। इनके उत्तर लगभग निश्चित ही होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि यह पाठ्यक्रम के ज़्यादातर भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बात तो हम पहले कराई। हाँ जी, तो यह पाठ्यक्रम के ज़्यादातर भाग का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो रचना है वो सरल भी होती है और स्वाभाविक भी होती है। एक तो सरल है इन प्रश्नों की रचना करना, और एक सही है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से इनकी रचना की जा सकती है। इनके अंकन में वस्तुनिष्ठता भी कुछ अधिक होती है। लघु उत्तरीय जो प्रश्न है ना, इनके अंकन में जो वस्तुनिष्ठता है वो भी ज़्यादा होती है। वस्तुनिष्ठता भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन प्रश्नों का उत्तर लिखना बोझिल नहीं होता क्योंकि अधिक समय अधिक नहीं लिखना पड़ता। अब एक तो आप 16 नंबर का लिखोगे तो हमारा जो दिमाग है वो क्या हो जाएगा भी, वो बोझिल हो जाएगा। और एक आप 4-4 नंबर के लिखोगे तो ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, आपके दिमाग के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता। ठीक है, इनके दोष क्या क्या हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इनके दोष क्या क्या होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के जो दोष हैं वो क्या क्या होते हैं, क्या क्या इनके अंदर कमियां होती हैं। ठीक है ना, लघु उत्तरीय प्रश्नों के दोष क्या क्या हैं, इनकी कमियां क्या क्या होती हैं। तो देखो, इन परीक्षाओं में ऊंची मानसिक शक्ति के परख नहीं होते क्योंकि बच्चा जो है, जो स्टूडेंट है, वो छोटे छोटे प्रश्नों को रट लेता है।
छोटे छोटे प्रश्नों का क्या लगा लेता है, रट्टा लगा लेता है छोटे छोटे प्रश्नों का। तो मानसिक शक्ति की ज्यादा परख नहीं होती, इनके अंदर मानसिक शक्ति की ज्यादा परख नहीं होती। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन परीक्षाओं में नहीं होती, यानी कि जब बोलते हैं ना, अभिव्यक्त करते हैं किसी बात को, तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो इन परीक्षाओं के अंदर नहीं होती भाई। ठीक, उसके बाद देखो, हाँ जी, भाषा शैली की परख का अभाव होता है। जो बालक की जो भाषा शैली है उसकी भी परख नहीं होती। ये परीक्षाएं केवल ज्ञान की परख करती है, बालक के व्यवहार के परिवर्तन की भी जांच नहीं होती कि बालक का जो व्यवहार है वो किस प्रकार से और कैसे परिवर्तित हो चुका है। तो व्यवहार के परिवर्तन की जांच भी नहीं होती। ये परीक्षाएं पूर्णतः वैध नहीं है, वैध नहीं है, बिल्कुल वैलिड नहीं है, ठीक है ना, ये वैध नहीं है। मूल्यांकन प्रक्रिया परीक्षक के दृष्टिकोण पर आधारित होती है, यानी कि चेक करने वाला जैसा चेक करता है वैसे उत्तर दे देता है। अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक, ये इसके कुछ दोष हैं। इसके सुधार के लिए क्या क्या सुझाव हैं, सुधार के लिए क्या क्या सुझाव हैं? तो पहला तो सुझाव क्या है कि लघु उत्तरीय प्रश्न समस्त पाठ्यक्रम पर आधारित होने चाहिए। पहला सुझाव तो क्या है कि जो इसके अंदर जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो पूरे पाठ्यक्रम पर, समस्त पाठ्यक्रम पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। दूसरी बात, प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और उनका अर्थ निकलना चाहिए। पहला सुझाव तो क्या है कि पूरे पाठ्यक्रम में से बालक को आप प्रश्न दीजिए। दूसरा कि प्रश्नों की जो भाषा है वो सरल हो, स्पष्ट हो और बिल्कुल अर्थ से युक्त होनी चाहिए। इन प्रश्नों का आकार भी निश्चित होना चाहिए जिससे उत्तर भी निश्चित हो। प्रश्नों का आकार निश्चित होना चाहिए, मतलब आपने 4 नंबर का पूछना है, 3 नंबर का पूछना है या 2 नंबर का पूछना है, तो जो आकार है वो निश्चित होना चाहिए जिससे उत्तर भी निश्चित हो सके। मूल्यांकन का जो कार्य है वो कैसा होना चाहिए, वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है ना, मूल्यांकन का जो कार्य है वो बिल्कुल सही तरीके से किया जाना चाहिए और जो निर्देश है, जो निर्देश निश्चित किए गए हैं उनके द्वारा प्रश्न हल किए जाए। जो भी निर्देश निश्चित किए गए हैं उनके द्वारा प्रश्नों का क्या किया जाए, हल किया जाए। ठीक, उसके बाद आगे बात करते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। आगे हमारे सामने क्या आती हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं आ जाती हैं। ये वस्तुनिष्ठ क्या है, देखो पहले हमने की निबंधात्मक, फिर हमने की लघु उत्तरीय और अब हम क्या कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ कौन सी होती है, जिसके अंदर ज्यादातर क्या आते हैं, MCQs आते हैं या फिर आगे आ जाएगा सत्य असत्य, सारे आ जाएंगे। ये परीक्षाएं वो परीक्षाएं हैं जिनमें प्रश्नों के उत्तर निश्चित होते हैं, बिल्कुल वैध होती है, विश्वसनीय होती है। चाहे 50 बार पेपर ले लो उत्तर वही आएगा, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इनमें रिक्त स्थान भरो, इनमें क्या होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, सत्य असत्य, सत्य सत्य है या असत्य यही बताना है बस। एक पंक्ति में उत्तर देने वाले प्रश्न, यानी कि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो कौन से, वेरी शॉर्ट आंसर जो टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जिनका उत्तर केवल एक एक लाइन के अंदर होता है वो प्रश्न। मिलान करो, मिलान करना होता है। बहुविकल्प यानी कि MCQs, ये सारे शामिल है। कौन कौन से, वस्तुनिष्ठ में रिक्त स्थान भरो, सत्य असत्य, एक पंक्ति में उत्तर देने वाले, मिलान करो और MCQs शामिल है। इन परीक्षाओं को वैध और विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि हमेशा उत्तर एक ही आएगा, सेम ही आएगा, कितनी बार ले लो चाहे। प्रश्नों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो पुनर्स्मृत्यात्मक और एक पुनर्पहचान। एक तो पुनर्स्मृत्यात्मक मतलब दोबारा स्मृति, दोबारा याद करना, दोबारा क्या करना, याद करना। पुनर्स्मृत्यात्मक और पुनर्पहचान क्या है, दोबारा पहचान करना। पुनर्पहचान का मतलब क्या होता है, दोबारा पहचान करना। 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं भाई। पहले बात कर लेते हैं दोबारा याद करने पर।
दोबारा याद करने पर, यानी कि पुनर्स्मृत्यात्मक प्रश्न। बात किसके ऊपर करते हैं? पुनर्स्मृत्यात्मक प्रश्न। इसमें प्रश्न का उत्तर एक पंक्ति में या एक शब्द में होता है। प्रश्न का जो उत्तर है वह या तो एक लाइन में होगा, एक पंक्ति में होगा, या एक शब्द में होगा। जैसे भारत कब आजाद हुआ, तो एक ही उत्तर है 15 अगस्त 1947 को। चाहे ये 50 बार पूछ ले, बात तो यही आएगी, बदलेगी तो नहीं। वाक्य पूर्ति प्रश्न, रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स है। भारत को स्वतंत्रता ईस्वी में मिली, क्या लिख देंगे? 1947। वैध है बिल्कुल, कितनी बार ही पूछ लो। एक होता है पुनर्पहचान, इसके भी कई रूप हैं। जैसे वर्गीकृत, एक वर्ग या समूह दिया जाता है, उसमें उस वर्ग के अलावा किसी अन्य वस्तु का नाम दे दिया जाता है। कहते हैं ना कि आप ओड ये छांटना होता है अलग से, तो अलग छांटना होता है, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, अर्थशास्त्र। तो ये तीनों तो क्या है? ये तीनों तो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन अर्थशास्त्र हमारा धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये उत्तर आ जाएगा। अलग से छांटना है, अलग से छांटना है। जैसे यूं कह दिया कि कुर्सी, यूं कह दिया अलग छांटिए, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, दरवाजा हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद कह दिया दही, तो दही को अलग छांट देंगे। कुर्सी, मेज और दरवाजा ये फर्नीचर है, दही नहीं है। ये वर्गीकृत होता है। एक होते हैं सत्यासत्य, सत्य कथनों के आगे सही और असत्य के आगे गलत का निशान लगाना होता है। ये तो जमा आसान है। उसके बाद है बहुविकल्पनात्मक। ये हमारा जो पेपर है वो इसी तरह का होता है। ज़्यादातर जो कंपटीशन एग्जाम होता है ना, कौन सा कंपटीशन एग्जाम, आप एसटेट का दोगे, सीटेट का दोगे, यूपी टेट का दोगे, तो वहाँ इस तरह का विकल्प आएगा। बहुविकल्पनात्मक प्रश्न को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? MCQs बोलते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या बोलते हो? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, कब हुआ? 1947 में, तो इसको कर दो जी टिक। मिलान प्रश्न, इन प्रश्नों के दो भाग हैं। एक तरफ कुछ शब्द या वाक्य रख दिए जाते हैं, दूसरे तरफ उनके उत्तर बिना क्रम के रख दिए जाते हैं। पर विद्यार्थी को उनका मिलान करना पड़ता है। मिलान करते हैं ना, जैसे यहाँ दे दिया A, B, C और D, और यहाँ पर ऐसे कुछ लिख दिया, तो यहाँ पर ऐसे मिलान करना पड़ेगा, इसका 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 इसके साथ। तो ये मिलान वाले प्रश्न होते हैं, जहाँ पर क्या किया जाता है? मिलान किया जाता है। क्या किया जाता है? जहाँ पर मिलान किया जाता है। आई गया आगे, देखो जैसे इस तरह से आएगा। राज्य राजधानी, हरियाणा की राजधानी कौन सी? आप कह देंगे चंडीगढ़ है। राजस्थान की कौन सी है? जयपुर है। बिहार की क्या है? पटना है। ऐसे मिलान कर देंगे। और क्या है आगे? है चुनाव व पूर्ति प्रदान प्रश्न। ये बहुविकल्प प्रश्नों के साथ मिलकर बनाए जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। यहाँ लिख देंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर हैं, पूरा लिख देना। इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के अनेक रूप है, ठीक है ना। इस प्रकार से अनेक रूप उनके होते हैं। फिर इनके लाभ क्या है भाई? अब बात करते हैं जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं, जो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं, इनके लाभ क्या क्या होते हैं। तो पहली बात तो क्या कि इन परीक्षाओं में वैधता पाई जाती है। इन प्रश्नों को पूरे पाठ्यक्रम में से दिया जाता है। अध्यापक पाठ्यक्रम के एक बड़े भाग की जांच कर सकता है। इन परीक्षाओं के द्वारा छात्रों का वर्गीकरण सरल हो जाता है कि इंटेलिजेंट कौन सा है, औसत कौन सा है, रद्दी कौन सा है। छात्र व्यर्थ के विचारों का समावेश नहीं कर सकते, बिना काम फालतू की बकवास नहीं करेंगे, जो उत्तर है वही देंगे। भाषा संबंधी त्रुटियां कम होती है, क्योंकि भाषा का क्या इसके अंदर काम है, विद्यार्थियों को ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। कम थका देने वाली होती है, इनमें बच्चे थकते नहीं हैं, ठीक है ना। इनके दोष क्या क्या है? अब कुछ दोष भी होगा इसका। अब बात कर लेते हैं दोषों के ऊपर। इसके दोष क्या क्या हैं? इन परीक्षाओं के द्वारा बच्चों की जो लेखनी है, व्याकरण है और शब्दों को जो चयन करना है, इन बातों का ज्ञान नहीं होता। बच्चों की जो लेखनी है या जो व्याकरण है या जो शब्दों का चयन करना है, इसका ज्ञान नहीं होता कि बच्चा लिखता कितना बढ़िया तरीके से है, बच्चे की ग्रामर कैसी है, इसका चयन नहीं होता। नकल की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, क्योंकि बच्चा देख लेगा इसका उत्तर ए है या सी है, नकल ज़्यादा होती है। संपन्न करने में खर्चा ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है। खर्चा व समय क्या लगता है? ज़्यादा लगता है।
ये परीक्षाएं अनुमान पर आधारित है, बच्चा कई बार तुक्का मारता है, पास हो जाता है। इसके निर्माण के लिए कुशल व्यक्ति चाहिए, जो कि एक कठिन कार्य है। इन परीक्षाओं का निर्माण कुशल व्यक्ति ही कर सकता है, जो कि क्या है, ठीक है ना। फिर क्या है, इनके गुण कौन से होते हैं? गुण हमने कर नहीं लिए क्या पहले? लाभ कर तो लिए, वस्तुनिष्ठ के दोबारा आ गए। फिर वैसे ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, तो बस हो गया आपका, बस इतना ही करो, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। केवल आप इतना ही कीजिए वो, क्योंकि वो दोबारा लाभ और जो है ना वो दोबारा फिर दे दिए गए हैं, तो दोबारा अपने को करने का कोई काम नहीं है। एक बार कर लिया बहुत है, ठीक है ना। एक बार हमने कर लिया बहुत है, तो दोबारा हम इसको नहीं करेंगे, बस इतना बहुत है। तो आपने इसके अंदर क्या पढ़ा, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो दोबारा देख लेना कि जो मूल्यांकन के उपकरण है वो कौन कौन से होते हैं। मूल्यांकन 3 प्रकार का होता है, निबंधात्मक और लघु उत्तरीय होता है, और एक होता है वस्तुनिष्ठ। फिर हमने पहले पढ़ा लिखित परीक्षा क्या होती है, उसके लाभ क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, सुझाव क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा जो शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं उनके क्या गुण है, क्या दोष है। और उसके बाद हमने पढ़ा वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के क्या गुण है, क्या दोष है, क्या सुझाव है। अगर ये 4-4 नंबर में पूछेगा तो अलग अलग से पूछेगा कि वस्तुनिष्ठ क्या है और ये क्या है, वो क्या है। और अगर 16 नंबर में पूछेगा तो आपको सारा का सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपका 16 नंबर का एक क्वेश्चन बन गया, मूल्यांकन के उपकरण, मूल्यांकन के टूल्स। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना ध्यान से। वीडियो को 1 बार 2 बार और देखोगे, इतने में तो सारा याद ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।